हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 20 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो आप इस कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए किसी न किसी मायने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उसी से संबंधित हम बातें कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले आप ये चेहरा देख लीजिए, हमारे भारत की आन बान और शान है ये। और क्वेश्चन बताइए, ये वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही कौन है? तो बताइएगा किसका नाम आएगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा अरुणिमा सिन्हा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। ये हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। कहां पर? उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई 1989 में इनको जन्म हुआ था। कहां पर? सुल्तानपुर में। और ये सुल्तानपुर तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बेटी ने पूरे विश्व में अपना नाम चमकाया। और जैसे इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा, तो पर्वतारोही हैं ये। पर्वतारोही, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। हालांकि बचपन में ये दिव्यांग नहीं थी। एक बार इनके साथ हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा। उस ट्रेन में कुछ ऐसे मन चले जो लोग वहां पर आए हुए लूटपाट मार करने वाले, उन्होंने इनको फेंक दिया था चलती ट्रेन से नीचे। इसी वजह से इनकी एक टांग कट गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इनकी एक टांग जो है वो कृत्रिम है। तो ये पॉइंट देखिए आप यहाँ पर। इनको 2016 में एक पुरस्कार मिला था, अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 2016 में। और एक कार्यक्रम चलता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। उस बनेगा करोड़पति में भी ये वहां पर शो में गई हुई थी, शायद आपने वो शो भी देखा होगा। इनको और भी पुरस्कार मिला था। एक पुरस्कार का नाम आता है सुल्तानपुर रत्न, सुल्तानपुर रत्न अवार्ड। इनको यश भारती अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यांग हैं ये, ठीक है ना। और ये कब की बात है, इन्होंने कब फतेह किया था? तो वो बात है 21 मई 2013 की, जब इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली मतलब हम कहेंगे दिव्यांग महिला हैं, ठीक है। और 21 मई को इन्होंने अपने इस कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा था। और इससे पहले अगर हम बात करें तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल वॉलीबॉल होती है ना, तो वॉलीबॉल से संबंधित ये खिलाड़ी हैं और पर्वतारोही तो हैं ही ये। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने हार नहीं मानी, एक पैर इन्होंने गंवा दिया अपराधियों की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर भी चढ़ाई की थी
और दक्षिणी शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। और इनको एक पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री। ये पद्म श्री कौन से नंबर का पुरस्कार है? चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, जो इनको 2015 में दिया गया था। और इनको एक पुरस्कार और भी दिया गया, 2015 की ही बात है। उस पुरस्कार का नाम यहां पर लिख देते हैं, तेंजिंग तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है ना, पुरस्कार यहां पर लिख देना, राष्ट्रीय साहसिक। तो ये पुरस्कार भी इनको दिया गया। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलो हम चलते हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, लेकिन पहले आप एक क्वेश्चन बताइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कौन है उपराज्यपाल? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना BD मिश्रा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सॉरी, इसमें चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। BD मिश्रा। जब मनोज सिन्हा की बात की जाती है, मनोज सिन्हा कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी चलो हम बात कर लेंगे। विनय कुमार सक्सेना कहाँ के हैं? तो ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेकिन जब हम इनकी बात कर रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता दिया। BD मिश्रा जो है ना, इनका आज जन्मदिन है और वर्तमान में ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। इससे पहले ये राज्यपाल रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 20 जुलाई 1939 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? भदोही में। भदोही कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये भी उत्तर प्रदेश की आन बान शान है। ब्रिगेडियर के रूप में प्रसिद्ध हैं ये, ब्रिगेडियर BD मिश्रा, रिटायर्ड हैं। ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश के जब हम बात करें, ये राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो 2017 में ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने और उसके बाद में फिर ये लद्दाख के उपराज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। 1961 से लेकर 1995 तक ये हमारे भारतीय सेना में रहे। 24 अप्रैल 1993 की आपको पता है एक घटना, जब इंडियन एयरलाइंस का विमान हुआ था ना, वो तब उसी NSG इनकाउंटर हाईजैक टास्क फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर यही थे। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर आप मैप देख लीजिए, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है और ये देखिए सबसे आपको उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा होगा लद्दाख। इस लद्दाख, ये जो मैप है, हमने पहला जो मैप उठाया है वो कौन सी वेबसाइट से उठाया है? नीचे देख लीजिए, मैप्स ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। बड़े प्यारे प्यारे मैप आपको वहां पर मिलेंगे। और ये जो मैप है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए लद्दाख आपको दिखाई दे रहा है। इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, एक जिले का नाम है कारगिल और दूसरे जिले का नाम क्या है? लेह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में 113 गांव आते हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हैं? 130 गांव आते हैं। बाकी तहसील ब्लॉक कितने हैं, पंचायत कितनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, लद्दाख की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के विकास में कुछ न कुछ अपने स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे आज जिनकी जयंती है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सामता प्रसाद। शायद आपने नाम भी सुना होगा, सामता प्रसाद। ये फोटो से आपको पता चल गया होगा कि ये किस वजह से प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तबला वादक रहे हैं हमारे भारतवर्ष के।
इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आज ही के दिन हुआ, 20 जुलाई 1921 को हुआ था। कहां पर? वाराणसी में। वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक हुआ। चलिए, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1994 में इनकी मृत्यु हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रहे, और यहां पर आप लिख भी सकते हैं शास्त्रीय संगीतकार और तबला वादक रहे हैं। एक क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, यहां पर आप बताइए, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध शामता प्रसाद किस घराने से संबंधित थे? तो आप बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा ना बनारस घराना, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? वाराणसी में। बनारस घराने से संबंधित हैं ये। और इनको क्या नाम दिया गया, क्या उपनाम दिया गया, किस उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए? तो इनको लोग गुदई महाराज के नाम से जानते थे। एक सेकंड, इसको सही से लिख देते हैं। गुदई महाराज के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो आप लिखेंगे नाम शामता प्रसाद का। अनेकों हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने तबला वादन का कार्य किया। और आपने शायद एक नाम जरूर सुना होगा, राहुल देव बर्मन का। राहुल देव बर्मन जो है ना, वो हमारे भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार रह चुके हैं। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु यही थे, ठीक है ना, शामता प्रसाद। यानी कि राहुल देव बर्मन जो बड़े प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं भारतीय फिल्मों में, ये शामता प्रसाद के ही शिष्य रहे। भारत सरकार ने शामता प्रसाद को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जैसे हम बात करें, इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। 1979 में इनको ये पुरस्कार मिला। और एक पुरस्कार इनको और मिला है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको किस वर्ष मिला था? ये आप बता दीजिए कमेंट में। और इनको भारत सरकार के द्वारा एक और पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है ना। ये कब की बात है? तो ये है 1991 की बात। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको ये पुरस्कार दिए थे। चलिए, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कलिखो पुल। इनकी भी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 20 जुलाई 1969 को। कहां पर हुआ इनका जन्म? अरुणाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 2016 को हुई थी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? हमारे भारत के एक राजनेता रह चुके हैं ये। कौन सी पार्टी से संबंधित थे ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित रहे। और आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं, जिस धरती पर ये जन्मे, उसी आंध्र प्रदेश में ये मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभा चुके थे। और ये सीएम कब से कब तक रहे थे आंध्र प्रदेश के, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के? तो आप कहेंगे 19 फरवरी 2016 को ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने थे। और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे सीएम, 13 जुलाई 2016 तक ये सीएम रहे थे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कलिखो पुल ने 5 बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। और 2015 में वो फिर क्या किया, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। ये तो बात हुई अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम की। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो आप बताइएगा कमेंट में क्या जवाब सही रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ना पेमा खांडू, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पेमा खांडू भी कौन सी पार्टी के हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और ये अभी वर्तमान में कौन सा टर्म सीएम के रूप में निभा रहे हैं? तो तीसरी बार ये सीएम बने हैं। जब हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे लोकसभा के चुनावों की, उसी समय
4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे, जिनमें एक नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। इन 4 राज्यों में हुए थे क्या, ये चुनाव। तो जो पेमा खांडू है वो तीसरी बार क्या बने हैं, सीएम बने हैं। लाल दुहोमा की बात की जाए तो लाल दुहोमा जो हैं वो कहाँ के हैं, तो ये हैं मिजोरम के। मिजोरम के सीएम हैं वर्तमान में। एन बीरेन सिंह की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं, मणिपुर के, ठीक है ना। और आप नेफ्यू रियो के बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि ये वर्तमान में कहाँ के सीएम हैं, तो ये पॉइंट आपको कवर हो जाना चाहिए। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन है, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। तो एल्गिन फर्स्ट के बारे में तो आपको बखूबी पता ही होगा। ये लॉर्ड कैनिंग के बाद में यहां पर वाइसराय बनकर आया था, है ना। इसके हमें जन्म या फिर मृत्यु के बारे में नहीं जानना है। हालांकि वैसे चलो बता देते हैं, आज के दिन ही 1811 में जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 20 नवंबर 1863 को मृत्यु हुई एल्गिन फर्स्ट की। और जैसे हम बात करते हैं, इसी एल्गिन फर्स्ट ने वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन किया था। वहाबी आंदोलन के बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे। वहाबी आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप क्या बता सकते हैं कि वहाबी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें 1820, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वहाबी आंदोलन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार के आसपास में शुरू हुआ था, ठीक है। और मेनली कहां से, पटना, पटना क्षेत्र में इसका आप कह सकते हैं उद्भव हुआ इस आंदोलन का। ये एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, अब कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमें समय के अनुसार से ढाल लेनी चाहिए, बदलाव कर लेना चाहिए। तो बदलावों को इसमें लेकर आना आम जनजीवन में, ये इस बात का क्या है, आप कह सकते हैं आंदोलन इसी से संबंधित रहा ये। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नाम आपको पता होना चाहिए, सैयद अहमद बरेलवी का। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। बरेलवी यानी कि बरेली, ठीक है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, सुना होगा ना आपने। तो बरेलवी जो थे, सैयद अहमद बरेलवी, उन्हीं के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद में यहां पर आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, और फिर क्या हुआ था, सीधा का सीधा जो राज्य था वो क्राउन के हाथों में चला गया था, ठीक है ना। उसी के समय के आसपास आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। 1870 के आसपास में ये आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। तो इतना ये लंबा चलता रहा 1857 के बाद तक भी, 1870 तक ये चला, और बाद में इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। इसी एल्गिन फर्स्ट के समय की बात है। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन है, इनका नाम है गणेश वासुदेव जोशी। इनकी भी आज जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था, 20 जुलाई 1828 को इनका जन्म हुआ। कहां पर, सतारा में। और ये सतारा किसका हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है ये। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 25 जुलाई 1880 को हुई थी, ठीक है ना, 1880। ये किस वजह से प्रसिद्ध रहे, इन्होंने सामाजिक कार्य किए अनेकों, और इसी उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से ये एक रहे सभा, ठीक है ना। इसमें MG रानडे का नाम भी आपने सुना होगा। तो उनके साथ मंत्रणा करते हुए इन्होंने ये इसका श्री गणेश किया था। अब आप ये बताओ कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी,
जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना 1870 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ऐसा माना जाता है कि इनके साथ और कौन थे, रानाडे थे, और एक ये खुद हो गए वासुदेव जोशी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक सभा के संस्थापक, और इनको किस वजह से जाना जाता था लोग, इनको काका के नाम से जानते थे, काका। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। अब चलो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। इनका नाम नहीं बताएंगे आपको, पहले आप ये चित्र देख लीजिए, शायद आपने ये चित्र कहीं देखा भी होगा। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, भारत में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, भारत की पहली महिला जज कौन थी। अगर आपने लिखा होगा अन्ना चांडी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अन्ना चांडी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 4 मई 1905 को इनका जन्म हुआ। कहां पर, केरल में इनका जन्म हुआ था, त्रावणकोर जगह पे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन हुई थी 1966 में। कहां पर, केरल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और किस वजह से ये जानी गई, तो यहां पर आपको लिख देना होगा, भारत की पहली महिला जज। तो क्या बता सकते हैं कि इन्होंने कौन से कोर्ट में जज की भूमिका निभाई थी, यानी कि पहली महिला जज होने का श्रेय इनको कौन से कोर्ट में जाता है। आपको पता है कोर्ट कितने प्रकार की होती है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, एक आपको पता है स्टेट वाइज होती है जिसे हम उच्च न्यायालय कह देते हैं, और एक सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कौन से कोर्ट में ये जज बनी थी। हालांकि पहली महिला जज का श्रेय तो इनको जाता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है ना, तो और ऐसे कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट में जज बनी, और हाई कोर्ट में महिला जज बनने का श्रेय इनको कौन से नंबर का है, तो दूसरे नंबर का। तो हाई कोर्ट में दूसरे नंबर की महिला जज थी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले नंबर की, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आप देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी, तो नाम आता है न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी का। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, फातिमा बीबी के बारे में, जिनको एम बीबी के नाम से भी जाना जाता है। और कब ये सुप्रीम कोर्ट में महिला जज के रूप में नियुक्त हुई थी, तो ये 1989 के आसपास की बात है। बाकी पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। न्यायमूर्ति लीला सेठ की बात करते हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मानी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज मानी जाती हैं ये। और अगर हम बात करें, यही न्यायमूर्ति लीला सेठ जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बीबी नागरत्ना के बारे में अगर बात की जाए, तो वर्तमान में ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपने लिख देना है धनंजय वाई चंद्रचूड़ का नाम, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, डी वाई चंद्रचूड़ हम इन्हें कहते हैं। तो वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन बीबी नागरत्ना के बारे में अगर कहा जाए, तो ये उन 34 न्यायाधीशों में से एक हैं, बीबी नागरत्ना। ठीक है ना, बीबी नागरत्ना के बारे में कहा जाता है कि इनके पिता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्लियर हुआ। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है, दक्षिणायनी वेलायुधान। ठीक है ना, दक्षिणायनी वेलायुधान के बारे में अगर हम बात करें किस वजह से प्रसिद्ध रही, तो संविधान सभा में
जितनी महिलाएं थी उन महिलाओं में से एक थी। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 जुलाई 1912 को हुआ था। कहाँ की बात है? केरल की बात है। कोचीन नाम आपने सुना होगा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई 1978 को हुई थी। ठीक है। अब जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो अगर आपने लिखा होगा 15, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। संविधान बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों में से एक थी दक्षिणायनी वेलायुधान। ये चेहरा आप देख सकते हैं। ठीक है। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई थी और एकमात्र एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा की सदस्य थी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला जो थी वो कौन थी? दक्षिणायनी वेलायुधान। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में, तो 15 थी। 15 के नाम मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किसे जाता है? विजया लक्ष्मी पंडित को जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। इनको हम किस नाम से जानते हैं? भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। भारत की कोकिला की उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का। सिंपली पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की तो वो कौन थी? तो नाम आता है एनी बेसेंट का। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधान, इनके बारे में तो अभी मैंने बताया। एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा की सदस्य रही। रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नाग रॉय, मालती चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में से एक नाम आता है दक्षिणायनी वेलायुधान का, जिनकी आज पुण्यतिथि है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में भी आपने सुना होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मीराबेन। मीराबेन, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 22 नवंबर 1892 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? इंग्लैंड में हुआ इनका जन्म। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 1982 में हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जो विचार थे उन विचारों से काफी प्रभावित थी ये, और अपना पूरा जीवन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था। तो यहाँ पर जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपका सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा उसको मोल्ड करके बताने का प्रयास किया है। मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी, क्योंकि उनका मानना था कि, बताइए, इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने लगेंगे। क्या ये बात इनके मन में थी? आप कहेंगे जी नहीं, इनका ऐसा सोचना नहीं था। उपरोक्त सभी नहीं लिखना है, गलती कर दोगे अगर आपने उपरोक्त सभी लिख दिया है तो। ये पर्यावरण को लेकर काफी सजग थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अहम, आप कह सकते हैं, भागीदार बनी। इनका मानना था कि अगर विज्ञान और मशीनरी पर बल दिया गया उससे पर्यावरण में खतरा होगा और मानव जीवन पर दूरगामी बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा ना, उनका ठीक है। ए और सी डी गलत हैं। ओनली आपको टिक कौन सा करना है? बी ऑप्शन टिक करना है। डी उपरोक्त से भी नहीं लिखना है। ये तो केवल आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए था। ठीक है। मीराबाई जो है ना, अब
महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थी। जिस प्रकार आपको पता है खादी का प्रयोग होता था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उनके आदर्शों पर चलकर इन्होंने भी खादी को अपनाया, खादी का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया। और यहाँ पर इनकी फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में भी आपने बखूबी सुना होगा। इनका नाम क्या है? बटुकेश्वर दत्त। ये भी आपने नाम बखूबी सुना है जब आप इतिहास कवर करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 18 नवंबर 1910 को हुआ था। कहाँ पर? तो ओरी नाम का एक ग्राम था। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, और उस समय तत्कालीन बंगाल का हिस्सा था ये। वर्तमान की दृष्टि से आप बताइए कंफर्म करके कि क्या पश्चिम बंगाल में है या वो बांग्लादेश में है। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1965 को हुई थी। ये किस वजह से जाने गए? तो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं, महत्वपूर्ण। ठीक है ना। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें भगत सिंह के साथ आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ सेंट्रल बम केस 1929 दायर किया गया था? तो अगर आपने लिखा होगा इसमें नाम बटुकेश्वर दत्त का, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और बटुकेश्वर दत्त के साथ में कौन थे? सरदार भगत सिंह। तो इन दोनों ने ये वो बम फेंका था। इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए इनके द्वारा। ठीक है। और कब की बात है? वो बात है 8 अप्रैल 1929 की, जब इन्होंने वो बम फेंका। हालांकि किसी को मारना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था कि जो अंग्रेज समझ नहीं रहे हैं उनको समझाना कि सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य रहे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। एक भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है ना, पार्क में। और जैसे हम बात करें इन्होंने गोली क्यों मारी, इनका मानना था कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आना है। ठीक है ना। और सुखदेव जो हैं उनका वैसे सुखदेव थापर नाम लिखा जाता है, ये भी हमारे बेहतरीन क्रांतिकारी रहे हैं। राजगुरु, सुखदेव, सरदार भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दे दी गई थी? तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। चेहरा आपने देख लिया है। आप पहले क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो बताइए। चेहरा आपने देखा होगा, ये देख लो चेहरा एक बार, शायद आपने कभी देखा भी हो। अगर आपने लिखा होगा ना शीला दीक्षित, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित इनका नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 31 मार्च 1938 को हुआ था। कहां पर हुआ? कपूरथला में। और ये कपूरथला कहां पर है? पंजाब में है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 20 जुलाई 2019 में। कहां पर इनकी मृत्यु हुई? तो आप लिखेंगे दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। कौन सी पार्टी से संबंधित थी ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रही। और ये मुख्यमंत्री रही थी कहाँ की? दिल्ली की मुख्यमंत्री। ठीक है ना। दिल्ली की सीएम कब बनी थी? तो आप लिखेंगे 4 दिसंबर 1998 से लेकर 27 दिसंबर 2013 तक ये दिल्ली की सीएम रही। एज ए सीएम अगर देखा जाए, ऐसी महिला है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा एज ए सीएम। उसके बाद में 2014 में इनको राज्यपाल भी बनाया गया था। ठीक है ना। तो जैसे
उससे पहले की बात करें, अगस्त 1990 में इनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। तो ये महिला के रूप में अगर देखा जाए तो दिल्ली की कौन से नंबर की महिला थी? ये दूसरी महिला सीएम थी, सेकंड महिला सीएम ऑफ दिल्ली। तो आप लिखेंगे नाम शीला दीक्षित का। लेकिन जब आपसे पूछा जाए पहली महिला सीएम दिल्ली की कौन थी, तो नाम आता है सुषमा स्वराज का, पहली महिला सीएम दिल्ली की तो सुषमा स्वराज। दूसरी महिला सीएम तो नाम आएगा शीला दीक्षित का। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाली महिला तो नाम आएगा शीला दीक्षित का। स्मृति ईरानी के बारे में तो आपको पता होगा, पहले ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थी, लेकिन अब ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं है क्योंकि ये हार चुकी हैं अब की बार। वसुंधरा राजे की बात की जाए तो ये भी काफी टाइम तक राजस्थान की सीएम रह चुके हैं, कई बार सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, मोज, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हिप्पी, जोश, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है EduRohi24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बात आपको बता दें, आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत जो कक्षा होती है उसकी PDF आपको नहीं मिलती है। ठीक है, PDF आपको नहीं मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए एड्यूरोही ऑफिशियल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।